हमारे देश में सिस्टम की नाकामी के कारण से कई मौतें हुई हैं और बाद में उन्हें आपदा करार दे दिया जाता है। बाद में जब भी कोई घटना होती है, उस घटना के बाद त्वरित कार्रवाइयां चालू होती हैं। ये एक जैसे फैशन सा बन गया है कि जब कोई घटना घटेगी उसके बाद कार्रवाइयां होंगी। अच्छा, समस्या ज्यों का त्यों बनी रहती है। अभी भी मैं बताऊं, जो ये राजेंद्र नगर में जो घटना घटी है, जल आपदा हुई है, उसके कारण से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। और आपको क्या लगता है, मुझे तो अभी भी कोई भी किसी तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि चीज़ें समय के साथ सुधर जाएगी। वैसे कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो पूरी तरीके से स्वागत योग्य हैं, लेकिन पूर्ण समाधान होना चाहिए। ये नहीं कि चीज़ें, क्योंकि सबसे पहले समस्या सूरत में हुई थी। सूरत में आपको पता होगा, एक कोचिंग सेंटर में कई सारे बच्चे जल गए थे। तब से यदि अब तक सिस्टम को दुरुस्त किया जाता तो शायद अब कोई समस्या रह नहीं जाती। समझ रहे हैं? यहां पे 2-3 मुद्दों पे मैं आपसे बात करने आया हूं। सबसे पहली चीज, आप लोग घर से बाहर जितने बच्चे रह रहे हैं, उन सभी को एक बात समझनी पड़ेगी कि घर से बाहर रहने के बाद आपके माता पिता आपको घर से बाहर भेजते हैं। आप भी पढ़ने के लिए घर से बाहर आते हैं। आप चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वनडे एग्जाम की तैयारी के अलावा वो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एकेडमिक स्कूल वगैरह में जो है कुछ बीटेक कर रहे हैं, कुछ आपके बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, या कुछ आपके स्कूलिंग के लिए बाहर आते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति है। आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। आप कोई भी ऐसी जगह मत जाइए जो आपको लगता है, क्योंकि आप सब समझदार हैं, आप बड़े हो चुके हैं, आपको पता है बेसमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो अवैध है। जैसे कि कोई भी मानवीय गतिविधि नहीं होनी चाहिए वहां पे। भाई गाड़ियां खड़ी करनी है, कार पार्किंग करना है, स्टोर रूम बनाना है, उसके लिए बेसमेंट बनाया जाता है। बेसमेंट का मतलब नहीं है कि वहां पे 500-500 लोग बैठा करके क्लासेस चलें। बेसमेंट का मतलब नहीं है कि वहां पर कोई लाइब्रेरी चले। कोई भी इस तरह जगह के आप खुद अवॉइड करिए, आप जाइए ही मत। एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मुझे नहीं पता कहां तक और कितना सही है। बाहर जाने की कई बार हमें लगता है कि हमारी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है। आज के टाइम पे सारे संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं। आप जिस गांव में रह रहे हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से हर एक सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं। आप चाहे किसी भी गांव में रह रहे हो, घर से बाहर जाने के बाद आप सिर्फ एक एनवायरनमेंट के लिए जाते हैं कि मुझे जाऊंगा तो एक माहौल मिलेगा कंपटीशन का। मैं आपको सच बताऊं, ये सब एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। पढ़ना चाहते हो तो आप घर में भी पढ़ सकते हो। आपको कोचिंग आपके घर पे मिल जाएगी। आज के टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन ने सब कुछ आपको उपलब्ध करा दिया है। तो फिर यदि आप बच सकते हैं जाने से तो बचिए, अपने माता पिता के साथ रहेंगे। वहीं पे आसपास कोई अच्छी लाइब्रेरी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो घर का एक कोना पकड़ लीजिए। कोई एक कोना पकड़ लीजिए जिस कोने में आपको कुछ बेसिक चीजें चाहिए। एक टेबल चेयर चाहिए, थोड़ा सा वहां पे साइलेंट जोन हो आसपास, थोड़ा सा स्टूडेंट। देखो, मैं तो पहले मैंने ये डिसीजन लिया था कि मैं बाहर जाके नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, बाहर जाके मतलब कोचिंग वगैरह का मैंने कभी भी डिसीजंस नहीं लिए थे कि कोई किसी कोचिंग में पढ़ना है या कुछ भी है। जब मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूं, मैंने शुरुआत में घर में ही पढ़ाई की, पूरी की पूरी। जितनी भी मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी रही वो मेरी घर पे रही। तो आप लोग भी कोशिश यही करिए कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यदि घर पे कर सकते हैं करिए, घर पे पढ़ सकते हैं। आपको इन्वायरमेंट यहां पे बनाना है। आप दिल्ली भी आ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी हो जाएगी। जब मैं टीचिंग के क्षेत्र में आया तब मैं बाहर आया, तब मुझे पढ़ाने के लिए कई जगह बाहर निकलना पड़ा या फिर एग्जाम वगैरह देने के लिए बाहर निकलना पड़ा। वैसे मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो कानपुर में हुई है, हॉस्टल में रहा हूं मैं। तो मतलब यदि जरूरत पड़े, क्योंकि देखो लाखों रुपए की फीस तो भाई देना मुझे नहीं लगता कहीं तक उचित है। 2-2 लाख रुपए बच्चे कोचिंग में डाल देते हैं। कोचिंग की फीस 2-2, 2.5, 3-3 लाख कोचिंग है, मत लीजिए, कोई जरूरत नहीं। आज के टाइम पे बेस्ट और बेहतरीन कोचिंग्स बहुत न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध है। और किसी का भी सिलेक्शन कोचिंग से नहीं होता है, सिलेक्शन होता है अपनी मेहनत से। जब तक आप ये बात नहीं समझोगे तब तक आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। कोई कोचिंग यदि सेलेक्ट कराती तो एक कोचिंग के सारे बच्चे निकलने चाहिए ना। यहां जो आप लोग कोचिंग्स में देखते हो कि ये तस्वीरें लगी हैं, फोटो लगी हैं, सब खरीदी गई हैं। कल के दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपका भी 10 कोचिंग लगाएगा। एक बच्चे को 10 कोचिंग लगाता है ना, तो मतलब सब खरीद फरोख्त चल रही है। ये एक बहुत ही इलीगल, मतलब ये भी एक
अनइथिकल प्रैक्टिस है। आपको पता होगा पिछली बार 20 कोचिंगों को नोटिस गया था, भारत सरकार के द्वारा नोटिस भेजा गया था। समझ रहे हैं बात को? तो थोड़ा सा पहली बात यह आपको समझना है कि कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। यदि आप घर पे पढ़ सकते हो तो आप ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन देखो, एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। गाइडेंस के अलावा कई बार क्या होता है, कोई सब्जेक्ट बहुत कठिन लगता है तो हमें उसके लिए जरूरत पड़ती है, अन्यथा मेहनत आपको करनी है। इसलिए इस बात को समझिए। मैं कल का घटनाक्रम आपको बताता हूं, दिल्ली मुखर्जी नगर से लेकर राजेंद्र नगर से लेकर, और मैं कहता हूं भारत का हर वो क्षेत्र जहां पर भी है, ऐसे ताले हर जगह लगने चाहिए, ये सील हर जगह लगने चाहिए। बहुत सारी कल कोचिंग सेंटर सील किए गए हैं, बहुत स्वागत योग कदम है एमसीडी का, लेकिन ऐसा काम पूरे भारत में हो, जहां जहां भी कोचिंग हब है, जहां पे लाखों की संख्या में बच्चे रुके हुए हैं, जहां पर भी एकेडमिक क्लासेस भी चल रही, उनको भी बंद किया जाए। कोई एक, आपको क्या लगता है राव आईएएस में यह घटना घट गई तो क्या बेसमेंट में केवल राव आईएएस की क्लासेस चल रही हैं? क्या बहुतों की चल रही हैं? इतनी सारी कोचिंग है, क्लास भी चल रही है, लाइब्रेरी भी चल रही है। ठीक है, तो मुझे याद है मुखर्जी नगर में लगभग नहीं होगा तो 50% से ज्यादा क्लासेस या लाइब्रेरी आपकी बेसमेंट के नीचे हैं। बेसमेंट में ही चल रहा है वहां पे जो कुछ भी चल रहा है। वहां पे एक नेहरू बिहार में वर्धमान प्लाजा है, वहां पे जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं सब बेसमेंट पे चल रही हैं। या यहां पे चले जाइए, ये जो आपका मुखर्जी नगर का पूरा एरिया है, बत्रा सिनेमा हॉल के आसपास का एरिया, यहां पे भी सब कुछ चल रहा है। तो एटलीस्ट जहां पर भी गड़बड़ निकले उस कोचिंग को बैन करिए, करना ही बेस्ट होगा। और एक चीज बताऊं, छात्रों को एक दूसरे का सहयोग करना बहुत जरूरी है। आप लोग एक चीज हमेशा सोचते होंगे, कई बार आपको लगता है, देखिए मेरा तो हमेशा सपोर्ट हमेशा आपके लिए है। मैं जिस दिन घटना हुई थी राजेंद्र नगर में, उस दिन भी राजेंद्र नगर में उपलब्ध था, पहुंचा था मैं वहां पे। और मैं ये भी आपको कहता हूं कि जब कभी भी स्टूडेंट का मुद्दा होता है तो मैं हमेशा सक्रिय तौर पे रहता हूं। पिछले 2 दिनों से मेरा क्लास लेने का कोई मन नहीं कर रहा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं भी इसी सिस्टम से निकल के आऊंगा, मुझे भी पता है, मैं भी ऐसे तकलीफों में रहा हूं। जब आप जैसी, आप लोग जहां रह रहे हैं ना बाहर बच्चे, आपको पता है, मुझे भी वो चीजें पता है, आपका दुख दर्द हर टीचर भी जानता है, वो उसी एरिया में रह रहा है। और मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है 1% भी, मैं चाहता हूं, मैंने जब ये संस्था चालू की थी ना, तो ये जो लाखों रुपए की फीस लेने वाले संस्थान थे ना, इन्हीं के विकल्प के तौर पे चालू किए थे कि मैं बच्चों की मदद कर पाऊंगा न्यूनतम शुल्क में, कितनों को फ्री पढ़ाता हूं। तो एटलीस्ट आपका जो दर्द है, आपकी जो समस्या है, वो टीचर समझता है, शिक्षक समझता है, ऐसा नहीं कि नहीं समझता। अभी जब पेपर लीक हुआ था तब भी मैं आपके पास प्रयागराज भी पहुंचा था, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं। गवर्नमेंट के बिल्कुल हिट लिस्ट में टीचर होता है, सबसे हिट लिस्ट में होता है, सबसे ऊपर रखा होता है, और आप लोग का कैरियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एकजुटता बना के रखना है, एकजुटता बहुत जरूरी है। जब तक सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी, सिस्टम ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा ही चीजें चलेंगी। तो पहली बात, आपको अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है स्वयं। कोई भी ऐसे हर जगह अवॉइड करिए, नहीं तो आवाज उठाइए उस चीज के लिए जो गलत हो रहा है। ठीक है, आप सब जानते हैं, अपनी सुरक्षा को प्राथमिक बनाइए। आप भी टीचर, एक बार शिक्षक जो कुछ भी कह दे आप तुरंत उसके पीछे आ जाते हैं, 2 मिनट लगता है। कहीं पर भी टीचर एक बार आपको आह्वान कर दे, आप पहुंच जाते हैं। आपको भी लगता होगा कि यार टीचर भी आए, जब कभी भी कोई भी ऐसी घटना होती है तो टीचर भी आए। अच्छा, मैं एक चीज और बताऊं, टीचर आना भी चाहता है, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहता, लेकिन उसको पता है कि उसके आने से अव्यवस्था थोड़ी भी फैल गई तो उसके ही सर पे सारा कुछ मढ़ दिया जाएगा, को पूरा का पूरा। तो वो सपोर्ट करता है, लेकिन सपोर्ट नहीं यदि पहुंच सकते हैं जो टीचर, वो कम से कम वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से कर सकते हैं। और दूसरा, जो मशीनरी है, जब हर बार दिखाते हैं आप कि आपके 10 बच्चे निकल गए, 20 बच्चे निकल गए, 50 बच्चे निकल गए, 1000 में 1000 बच्चे निकल गए, भैया वो मशीनरी से मशीनरी तक तो बात पहुंचाई जा सकती है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य बस यही है कि जितने भी शिक्षक हैं वो साथ रहें और जितने भी स्टूडेंट हैं वो साथ रहें। ये दोनों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो सिस्टम कभी भी आपको हरा देगा। ठीक है, एमसीडी के साथ साथ जितने भी नगर निगम हैं, ठीक है, जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जहां पर भी है, जैसे दिल्ली में डीडीए है या फिर कहीं पर भी, आप पहले देखिए जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है। हर जगह के मास्टर प्लान बने हुए हैं कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना है, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं। उन रूल्स रेगुलेशन को इंप्लीमेंट कराने वाली संस्था आप हो। आप इंतजार थोड़ा ना करोगे कि जब और कोई 2 4 6 लोग मरेंगे तब इसके बाद चीजों को सुधार किया जाएगा।
तो मेरा सिर्फ एक ही बात है, एक ही बात कहना है कि चीजों को बाद में जगने से अच्छा है कि समय में रह के जग जाया जाए और चीजों पे कार्रवाई की जाए, तब तो बात ठीक है। अन्यथा की स्थिति में चीजें चलती रहेंगी। अभी पिछले साल आग लगी थी, आग लगने के बाद पता नहीं कब पानी पड़ गया उसमें, आग बुझ गई, फिर से कोचिंगें चलने लग गई। तो ये नहीं कि आज नोटिस लग गए, कल पैसा पहुंच गया, कल से आपने चीजें बंद कर दी। एक बार कार्रवाई हुई है, ये सारी बिल्डिंगें सील हों, और जो कमर्शियल बिल्डिंग्स नहीं है, जो घरेलू पर्पज से बनी हुई है, वहां पर तो क्लास होनी ही नहीं चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। मुखर्जी नगर में कितनी सारी कोचिंगें ऐसी हैं जो कि आवासीय बिल्डिंगों में चल रही हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी आवासीय बिल्डिंग, क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर है। और देखो सबसे बढ़िया चीज, गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एजुकेशनल हब बनाए, जैसे लाइक ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क बना हुआ है ना, और वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे, सरकार दे, कोचिंग सेंटर्स वहां पे चलेंगे, बहुत न्यूनतम शुल्क आप रखिए, बच्चे की फीस भी बहुत कम हो जाएगी, बच्चों को हॉस्टल सर्विसेज भी दे। तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा? इतने सारे बजट में पारित होते एजुकेशन के लिए, एक हिस्सा ये भी रखा जाए कि हम कम से कम बड़े बड़े सिटीज जितने भी है, शहर है, वहां पे नॉलेज पार्क बनाएंगे, है ना, वहां पर जो है हम अलग से एक इंफ्रा डेवलप करेंगे ताकि चीजें उपलब्ध रहें। तो एक अल्टरनेटिव के तौर पे गवर्नमेंट को बहुत बड़े स्तर का कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि देखो शिक्षा को बंद नहीं किया जा सकता कि आप कंप्लीटली इसको बंद कर दें, ये एक सतत रूप से चलने वाली चीज है। ठीक है, पहली चीज तो आप सबको यह समझना होगा कि सतत रूप से चलने वाली चीज है, और यह बहुत जिम्मेदारी पूर्वक वाली चीज है। दोनों चीजें हैं इसमें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यदि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, तो ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, और एक्चुअल में जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। एक्चुअल में जिम्मेदार एमसीडी है। जहां जल भराव हो रहा है, यहां मैं गाजियाबाद की बात कर दूं, गाजियाबाद में इतनी सारी जगह जहां पे खूब पानी भर रहा है, दबा के पानी भर रहा है, क्या करोगे? सिस्टम में किसी से बात करो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रयागराज में आप चले जाइए, वहां भी यही हाल है, तंग गलियां हैं। तो कंडीशंस क्या है? जब घटना का इंतजार किया जाता है, घटना घटेगी फिर चीजें होंगी। चीजों को आपको बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, एजुकेशनल हब बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर स्मार्टली बनाने पड़ेंगे, ताकि वहां पे सब कुछ सही रहे, है ना। तो स्टूडेंट के जीवन की कीमत समझते हुए यदि ये कदम उठ जाए तो ज्यादा अच्छे हैं। बाकी फिर से मैं एक बार कहूंगा, एकता बना के रखनी है। यदि दिल्ली में कोई बात होती है तो आवाज प्रयागराज से भी उठनी चाहिए, पटना से भी उठनी चाहिए, जयपुर से भी उठनी चाहिए, रायपुर से भी उठनी चाहिए, हर जगह से उठनी चाहिए, जितने भी एजुकेशनल हब हैं। समझ रहे हैं? आवाज को आप अलग अलग बांट के मत देखिए, कहीं भी कोई घटना होती है एक साथ है। और बहुत अच्छा रहा कि करोल बाग की घटना रही तो मुखर्जी नगर में आवाज उठी, बहुत अच्छी बात है। जब मुखर्जी नगर में घटना हुई थी करोल बाग में, ये यूनिटी बहुत जरूरी है, बनी रहनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि समय से जाग जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये नहीं कि अब चुनाव जब नजदीक आएंगे फिर देखेंगे क्या होगा। इस साल तो चुनाव ईयर में जितने पेपर लीक हुए इतने तो कभी पेपर लीक नहीं हुए। हर पेपर लीक हुआ है, चाहे जिस स्टेट का उठा के देख लीजिए, हर जगह हालत खराब है। तो इसके लिए पूरा एक कंप्लीट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, और वो सिस्टम ऐसा हो, फुल प्रूफ हो, तब जाके चीजें बनेंगी। और ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कोई इम्पॉसिबल बात है। बड़े बड़े क्रिकेट स्टेडियम बन जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बन जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर हम ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर बना दे रहे हैं। तो क्या एक एजुकेशनल हेल्प नहीं, एक एजुकेशनल जोन नहीं डेवलप कर सकते? एक एजुकेशनल पार्क नहीं बना सकते? बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। तो यदि एजुकेशनल पार्क बनाए जाए, एजुकेशनल हब बनाए जाए, नॉलेज पार्क बनाए जाए, तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो उस जगह पे सारी एक्टिविटीज हो, बाकी जगह से एक्टिविटीज उठ के वहां पहुंच जाएंगी, चाहे छोटी संस्था हो चाहे बड़ी संस्था हो। बच्चे को भी आसानी रहेगी, उसके पास भी विकल्प रहेगा। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, विकल्प नहीं है इसलिए किसी तरीके से चीजें चल रही हैं। लेकिन किसी भी कोचिंग संस्थान को यह जरूरी है कि वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने से बचे। इलीगल मतलब बेसमेंट में क्लास चलाना एक नॉनसेंस वाली जैसी बात है। तो कोई भी ऐसा कार्य करे भी ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस ये मेरी बेसिक आप सभी को जो है रिक्वेस्ट है। और आप लोग भी एक दूसरे के साथ बने रहिए, साथ साथ देखिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए। अभी हाल ही में एग्जाम है, यूपीएससी का मेंस का एग्जाम है, फिर इसके बाद पीसीएस का एग्जाम है, फिर आपका बिहार पीसीएस का एग्जाम है। सब लाइन से एग्जाम लगे हुए हैं इस समय। यूपी पीसीएस है, फिर आरओ है। अब सीक्वेंस वाइज हर एक महीने में एग्जाम है। सितंबर से लगातार एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो मुद्दा यह है कि आप एग्जाम को लेकर थोड़ा सा गंभीर बने, सिंसियर बने, ताकि एग्जाम समय से हो। झारखंड की तो बहुत बुरी हालत है। झारखंड में भी कंडीशंस मतलब पेपर को लेकर के बड़ी
वहां पे तो लगता है कि पूरे के पूरे आयोग को चेंज करके दूसरा नया आयोग बना दिया जाना चाहिए। बहुत चिंतनीय है चीजें। ठीक है।